हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज फिर एक लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं और ये जो लेक्चर है वो आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं आर ओ के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री एंड बायो को एक साथ लेकर के आज इसको डिस्कस करके ये भी ओवर कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो है इन्वायरमेंट का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स बचता है उसका सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जनगणना का करेंगे। ये तीनों पार्ट जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद जो हमारे जो अदर कोचिंग्स हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज़ है जैसे ध्येय IAS हो गया, GS का हो GS वर्ड का हो गया एंड PCS मंत्रा, इन सभी के जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको हम लोग एक एक करके डेली 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ताकि ये मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ इस चीज़ों को, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको पहले इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो रही होगी। सेकेंड थिंग, अब जब इतनी तैयारी आप कर लिए होंगे तो जो टेस्ट सीरीज आता है हर कोचिंग का वो किसी भी जगह से आए तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो जितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को, जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सेकेंड थिंग, आप अगर देख रहे हो लाइक करना भूल जाते हैं। व्यूज़ जाता है लेकिन लाइक्स उतने नहीं जाते जितने व्यूज़ जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी शेयर करें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट ले लेते हैं PDF को। यस, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायो से आते हैं, उसके बाद फिजिक्स, उसके ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस पार्ट से वो आते हैं बायो से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मृत्तिका, सेकंड है गाद, थर्ड है महीन बालू या फिर किसी का नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा गाइस? वैसे आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए क्या होना चाहिए। मैं फटाफट इसको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, कि किस कण का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मृत्तिका। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में आया हुआ था। ठीक है, जो मिट्टी का व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अगर यहीं गाद की बात करें, गाद की, तो ये जो है 0.002 mm से 0.06 मिलीमीटर के बीच में होता है। वहीं अगर महीन बालू की बात करें तो ये 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सबसे कम जो हो मृत्तिका यानी मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। चलिए बताइए क्या कह रहा है कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। क्या होती है इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, जो अगर हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो ये लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, परमाणु की पूछे तो आप 10⁻⁻10 लगाएंगे और अगर नाभिक पूछे तो 10⁻⁻15। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर सूची है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि सूची 1 में क्या दिया है? प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, और सूची 2 में क्या है? तत्व। तो उनसे सुमेलित करना है कि हीरा किससे संबंधित है? संगमरमर, बालू, माणिक। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जो आपका हीरा है, हीरा किसका रूप है? हीरा किसका रूप है? तो हीरे को सीधे आप मिला दीजिए कार्बन, यानी A का 4 हो जाएगा। संगमरमर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम हो जाएगा, संगमरमर कैल्शियम हो जाएगा। बालू की बात करें, तो बालू क्या हो जाएगा? बताइए, बालू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, वहीं अगर माणिक की बात करें तो माणिक के आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, यानी कि 4, 1, 2, 3 जहां पर हो वो आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। देख लेते हैं डी ऑप्शन। ठीक है,
तो हीरा जो है कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन एंड माणिक एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना 4 है, चारों में से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम क्या बॉक्साइट का है, कॉपर सिनेबार का है, जिंक कैलामाइन का है, आयरन हेमेटाइट का है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे जो आपका गलत है वो है कॉपर। कॉपर जो है ये सिनेबार का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट का, जिंक कैलामाइन, आयरन हेमेटाइट, ये तीनों सही है। कॉपर जो है ये सिनेबार नहीं बल्कि क्या होगा, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट। ये जो सिनेबार है, सिनेबार किसका हो जाएगा, पारा, सिनेबार पारा। ठीक है, और जिंक का कैलामाइन, आयरन का यानी लोहे का हेमेटाइट। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फिर सूची मिलाना, प्रकृति में प्राप्त पदार्थ को तत्वों से सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ओके, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। हीरा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा, कार्बन 4। संगमरमर, संगमरमर क्या क्या आपने पढ़ा, संगमरमर का आपने क्या पढ़ा, कैल्शियम। रेत बालू का क्या हो गया, सिलिकॉन। माणिक के क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन जहां पर हो वो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य, इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। समस्थानिक C614 संबद्ध है, किससे संबंधित है ये, तो ये फॉसिल यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे, गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने, बेकुरल जी ने किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या स्थित होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन चैडविक। एक अणु परमाणु कण नहीं है, क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की थी वह क्या है, नाभिकीय विखंडन। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी, MN साहा की। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है किसमें होता है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप बता सकते हो उसका क्या हो जाएगा। कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्राकृतिक रूप से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो ग्रेफाइट है, वुडजाइट बोरान नाइट्राइट है, लोहा है, हीरा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं जो मतलब फ्रेशर होते हैं, नहीं पढ़े होते हैं, तो वो सोचते हैं मतलब ऐसे पेपर देने जाते तो सोचते हैं जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही सही हो जाता है, तो क्या करेंगे, बी वाला लगा के चले आएंगे। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा है वो क्या करेगा, इसको क्या आंसर लगाएगा, डी ऑप्शन, कि हीरा जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ठीक है, ये हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है जो कि क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, बहुत ही आसान है, ऑप्शन 4 है, तो इसमें से आपको बताना है क्या जल से हल्का होता है, वो है सोडियम। सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.97 होता है, और जल से हल्का होने के कारण ये क्या करता है, जल पर तैरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है कौन सा, ऑक्सीजन नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नमी, या केवल ऑक्सीजन। तो क्या होगा इसमें, जो लौह धातु है उसके क्षयकरण में, उसके नष्ट होने में आवश्यक क्या होता है, ऑक्सीजन तथा नमी। ठीक है, ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, ये मतलब इससे क्या होता है कि लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नमी। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और यही क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, यहाँ भी पूछा गया, आरओ में भी। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ किसको मिलाते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। ये आपको पूरा देखना है कि लोहा क्रोमियम निकेल,
स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? क्या बताना हमें, दिया सलाई। दिया सलाई ये जो माचिस होता है, जिसे माचिस हम लोग कहते हैं, दिया सलाई के निर्माण में यूज होता है। तो किसका है जो दिया सलाई के निर्माण में यूज होता है? तो डाईफॉस्फोरस काला। तो इसमें बहुत ही आसान है, ये क्या हो जाएगा, ये 2016 का क्वेश्चन था, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो दिया सलाई होती है, माचिस होती है, उसमें लाल फास्फोरस, क्या, लाल फास्फोरस और क्या उसका नाम है, फास्फोरस, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस और ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेफ्टी माचिस होती हैं, इसको बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिर पर क्या होता है, जो चीड़ की लकड़ी की सलाइयाँ होती हैं उसके सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, और जो रगड़ने वाली सतह होती है, यानी डिब्बी पर जहाँ हम लोग माचिस को रगड़ते हैं, जहाँ से अग्नि निकलती है, वहाँ पे लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और कांच का चूड़ और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, वैसे आपका आंसर ये होगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। वायुयानों के टायर में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान का जो टायर होता है उसको भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नियॉन का? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वायुयान के टायर में भरने के लिए क्या होता है, कौन से गैस का यूज होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ये जो नाइट्रोजन तत्व है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो कीट भक्षी पौधे हैं वो कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। किसके लिए? इसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये पौधों की वृद्धि में ये आवश्यक होता है। ठीक है, और कीट भक्षी पौधे ऐसे जगह पर पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में क्या हो, नाइट्रोजन की कमी हो। तो इसलिए ये पौधे क्या करते हैं, कीटों को मारते हैं, उनके शरीर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये अगर भारत की बात करें तो ये पौधे कहाँ कहाँ, जैसे दार्जिलिंग है, नैनीताल है, कश्मीर है, यहाँ सब पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको मैच करना है कि किसका क्या है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, पहले आप जो आसान है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाई चांस आपको सारा नहीं पता है तो बहुत ईजिली आप इसको लगा सकते हो। जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का यूज़ किस में मतलब हमारे किचन में यूज़ होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग मतलब बाय कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग का मतलब बाय कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग मतलब बेकिंग बाय। अब भाई हमको बेकिंग सोडा चाहिए तो बाय करना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा। तो किचन के लिए अब सामान जरूरी है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, लेकिन वहीं हमको अगर वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत हो तो उसको क्या करेंगे, वो हम लगा देंगे सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, कंफ्यूज नहीं होना। बेकिंग सोडा मैंने बता दिया कि बाय करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग पाउडर है तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वहीं अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो वो आपका हो जाएगा, कहाँ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, वहीं फर्स्ट जो था ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो इस तरीके से ए का आपका 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ये 2021 में भी आ गया था, 16 का 21 में। तो इसको सॉल्व करने से आपके कई क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। वही सेम है, कुछ इसमें नहीं बताना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके 4 हैं, आप बताइए क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, 2014 में क्वेश्चन आया था कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो सोडियम थायोसल्फेट है। थायो मतलब स्थिर रखने के लिए, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो फोटोग्राफी में निगेटिव पॉजिटिव के स्थायीकरण में ये आवश्यक होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? कौन सा ऐसा नमक है जिसको प्रतिदिन आप खाने के रूप में नहीं कर सकते हैं? सेंधा नमक, बहुत लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, ये तो करते ही करते हैं। संसाधित साधारण, ये जो समुद्री नमक है इसे नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कौन सा ऐसा है जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट, क्यूप्रिक, फेरिक या निकेल? क्या हुआ? तो इसमें जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये क्या करता है, रंगीन कांच बनाने के लिए क्या होता है, जब हम कांच को रंगीन बनाते हैं तो कई पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। तो वैसे ही कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड ये नीला रंग कांच को प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? बहुत ही आसान है ये, कौन सा है? एथिलीन। एथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने में यूज किया जाता है। किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किसका यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक रंगहीन यानी कलरलेस भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। ठीक, इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, PVC, प्रोटीन। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा? PVC जैव निम्नीकृत क्या होता है? यानी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये बहुलक वे हैं जिनका विखंडन क्या है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जो है ये जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, लेकिन PVC ये जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? LPG में जो घरों में यूज होता है LPG, उसमें क्या शामिल होता है? मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और क्या होता? प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। जो LPG है यानी तरल पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक, और LPG के रिसाव, जब उसमें LPG का रिसाव होता है तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे पता चले कि हाँ ये रिसाव हो रहा है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं क्या? क्या किए जाते हैं? नाइट्रोजन, वातावरण में नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या करती है? रोकती है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते, इसीलिए इसको नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किया जाता है। यहाँ पे भी कूट मिलाना है। एसीटोन अग्निशामक है, इसके सामने कार्बन टेट्राक्लोराइड नाखून पालिश अपसारक है। तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया प्रशीतक, बताना है आपको, 2013 का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देखते हैं इसको। एसीटोन जो है, एसीटोन ये क्या करता है? नाखून पॉलिश अपसारक है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन क्या है? नाखून पॉलिश अपसारक।
वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, ये क्या है? अग्निशामक है। क्या है? अग्निशामक। वहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो ये घावों की क्या करती है? मरहम पट्टी और द्रव अमोनिया प्रशीतक का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस जो है जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? लाल स्याही इयोसीन से बनाई जाती है। लाल स्याही जो है इयोसीन से बनाई जाती है। इयोसीन जो है ये एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन है। क्या है ये? टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन है। तो जो लाल स्याहियां होती हैं वो इयोसीन का तनु विलयन होती हैं। आगे चलते हैं। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक है इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका अगर सूत्र की बात करें तो H2S है। यह एक रंगहीन यानी कलरलेस सड़े पदार्थों की दुर्गंध वाली गैस है। ये जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील है। आगे चलते हैं हम। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है? ये भी 2021 का क्वेश्चन है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है? तो वो क्या है? सल्फर है। सल्फर पौधों के लिए क्या करता है? आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। सरसों के उत्पादन में उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में ज्यादा उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी गैस है कि जब गोताखोर जाते हैं अंदर पानी के अंदर तो सांस लेने में उनका वो मतलब क्रियाओं में उनका यूज होता है? तो वो ऐसा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहां पे समुद्रों में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम क्या करता है? रक्त में कम विलेय होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? किसका जो है कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का? तो कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है ये कार बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आसवन नहीं है। ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण में आसवन विधि जो है, डिस्टिलेशन विधि जो है, आसवन विधि की जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग इसमें नहीं है। ये जो डिस्टिलेशन है, आसवन की प्रक्रिया है, ये तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऊर्ध्वपातन है और क्रिस्टलीकरण है जैसी प्रक्रिया है, ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। तो अधिकतर जो बियर होती है वो जौ, बार्ले के किण्वन से बनती है। बार्ले यानी जौ के किण्वन से बनती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आब जौ के नाम से बुलाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। कच्ची चीनी रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉयड है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। दूध उदाहरण है किसका? एक इमल्सन यानी पायस का। गो दुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी पदार्थ है वो है कैरोटीन। ठीक है, कैसीन जो है वो सफेद रंग होता है दूध का, लेकिन गाय का दूध जो होता है वो पीलापन थोड़ा उसमें होता है, तो उसका कारण है कैरोटीन।
कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? उसका नाम है क्लोरीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, क्या है? डीजल की वाष्प और वायु। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ये आपका इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रम का यूज किया जाता है। किसका? पाइरेथ्रम। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड से। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है वो बायोलॉजी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के आरओ में क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हम लोग फैक्चुअल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फैक्ट डिस्कस करेंगे, ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो हमारा छूटे ना, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक आरओ में आया नहीं है, बाकी पीसीएस में आ चुका है, तो हो सकता है आ जाए, तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, जिसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं से संबंधित होंगी, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी ही नहीं वो गैस, वो कौन सी थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो थी वो नगण्य थी या अनुपस्थित थी, लेकिन जो मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें उपस्थित थी। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल डिस्कस करेंगे। जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने 1800। वैसे ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, कभी आयोग का क्या कुछ भी पूछ सकते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक माना जाता है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। जेरंटोलॉजी, ये क्या होता है? जेरंटोलॉजी में क्या किया जाता है? तो जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा लाने के कारक होते हैं, उसका अध्ययन, मतलब जेरंटोलॉजी आप किससे? वृद्धि से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। लिथोट्रिप्सी जो है ये गुर्दे से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन होता है, गुर्दा और ये सब पथरी वथरी इन सब की काम। एग्रोस्टोलॉजी, ये ध्यान रखना, एग्रो एक होता है एग्री, ये है एग्रो। ठीक है, तो एग्रो में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, वहीं आता है बायोमेट्री, ध्यान रखना है, बायोमेट्री, बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बायोमेट्री जो है, इसमें बायोमेट्री, उसमें गणित और सांख्यिकी की जो तकनीकी होती है उसके द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। लेकिन बायोनिक्स जो है, बायोनिक्स उसमें जैविक जगत के गुण सिद्धांत का प्रयोग, आधुनिक उपकरण या अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना। बायोनॉमिक्स की बात करें तो जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं कॉन्कोलॉजी की बात करें, कॉन्कोलॉजी जो है मोलास्का के खोलों का अध्ययन, कॉन्कोलॉजी मोलास्का के खोलों का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। जेनेटिक्स जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित जो है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर किथियोलॉजी की बात करें, किथियोलॉजी इसमें मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहीं पैलिनोलॉजी की बात करें तो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सारा यहाँ पे क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं देखती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। पैलिनोलॉजी, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। फिर है पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में क्या करते हैं? परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। वहीं एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी जो होता है, फ्रेनोलॉजी ये कपाल गुहा के संरचना के आधार पर मस्तिष्क, मतलब फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क से संबंधित है, इतना आप ध्यान दे दो। ठीक है, मैलिकोलॉजी में मोलास्का का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन। ठीक है, टेरेटोलॉजी में जो शारीरिक विकास में असमानता आती है उनका अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, और इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ मतलब शब्दावलियां उससे संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर में क्या होता है? शहद से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। एविकल्चर, एपी बोले
तो मधुमक्खी। लेकिन एवी बोल दे, एवी यानी बर्ड, वी बर्ड यानी पक्षी पालन, ठीक है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, एक्वेरियम कहते हैं ना, एक्वेरियम, उसे याद कर लीजिए कि जलीय जीव से संबंधित, उसके अंदर जीव होते हैं जल में, एक्वेरियम यानी एक्वाकल्चर जलीय जीव जंतुओं वनस्पतियों का संवर्धन। एग्री, मैंने वहाँ एग्रो बताया था ना, एग्रो, ठीक है। एग्रो, एग्रो घास से था। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान है। एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार है, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन। कैनिकल्चर, कैनी, कैनी कुत्ता पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित। ओलेरी सब्जियों की खेती से संबंधित है। फिर क्या है, अर्बोरिकल्चर, अर्बोरी वृक्ष और झाड़ियों की खेती से संबंधित है। ओलिगोकल्चर कुछ फसलों या प्रजातियों की खेती से। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फूल फल सब्जी मसाले ये सब एक ही साथ हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। और ओस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन से संबंधित है। ऑली ऑयल बोलते हैं ना, तो ये जैतून से संबंधित है। हेलीकल्चर घोंगे के संवर्धन से। वर्मी, वर्मी इंपॉर्टेंट है, केचुआ पालन। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन, मेरी, ठीक है। मैरिन, मैरिन होता है ना, मैरिन समुद्र, तो मेरीकल्चर से समुद्री से हो जाएगा। मोरी, मोरीकल्चर सहतूत की खेती इंपॉर्टेंट है। सिट्रिकल्चर सिट्रिक एसिड कहते हैं यानी खट्टे फल से संबंधित। पोमोलॉजी फलों की खेती। हाइड्रोपोनिक्स जो होती है मृदा विहीन पादप संवर्धन। एरोकल्चर जिसको उसी को कहते हैं। वेजिकल्चर सब्जियों और पौधों की खेती, ठीक है। तो ये सब हो गया। आगे चलते हम लोग। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके, तो ये किसके हैं, जंभिका दंत के हैं। 2016 का क्वेश्चन है, आया हुआ था। आगे चलते हैं। मच्छरों के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल नर रक्त चूसते हैं, कट कर दीजिए। केवल मादा रक्त चूसती हैं, तो ये सही हो जाएगा। कूट मिलाना है। मादा पौधों का रस चूसती है, गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डैने जो हैं वो बड़े होते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो यहाँ पे 5वां सही है, यानी 2 और 5 जहां पर होगा वही आपका सही है। 2 और 5 सही है, ठीक है। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आलू, आलू तो सब खाता है, तो आपको ये बताना है कि आलू का ऐसा कौन सा भाग है जो खाया जाता है, यानी कि तना है, कि आपका बीज है, कि जड़ है, कि फल है। तो आलू क्या है, एक प्रकंद है। आलू क्या है, एक प्रकंद है, यानी तना, ठीक है। तो आलू का जो भाग है कंद, ये तना है। आगे चलते हैं। तना खाया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी कच्चे फलों से, कच्चे फलों से, ठीक है। आगे चलते हैं। जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एजोला। क्या कहा जाता है उसे, एजोला, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एजोला जो नीलहरित शैवाल है, एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है, ठीक है। और नीलहरित शैवाल यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है। लेकिन जो एजोला है एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की जो पृष्ठीय सतह है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल मत जाइए नहीं तो कन्फ्यूजन, बस इतना जानिए, जलीय फर्न एजोला। आगे चलते हैं। कोशिका से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और में। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। आगे चलते हैं। रुधिर वर्णिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, दिए गए कोट से आंसर मिलाना है। तो इसमें है कि इसमें बताइए कि इसमें लौह होता है, इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल प्रदान करता है या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रुधिर वर्णिका के संदर्भ में बताना है कि इसमें लौह होता है, इसमें यह रक्त को लाल प्रदान करता है या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा नहीं सही है। क्यों नहीं सही भाई, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि कौन सा करता है, WBC करता है, RBC नहीं करता है, WBC करता है रोगों की प्रतिरक्षा का कार्य, ठीक है।
श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। तो इस तरीके से 1 to 4 जहां पे होगा वही सही, यानी सी ऑप्शन। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? मतलब अगर 70 किलोग्राम जिसका वेट है वो एक सामान्य वयस्क मनुष्य वाला व्यक्ति, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य माना जाता है, उसमें रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है उसमें? 5000 मिलीलीटर, यानी 5000 मिलीलीटर। ठीक है, लगभग 5 लीटर। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण 2013 में पूछा था, तो बहुत ही इजी पूछा। अब धीरे धीरे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो इतना इजी तो आएगा नहीं, ये तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे चलिए कि इजी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? वो कहाँ से आती है? बहुत आसान है, फिर आसान पूछ लिया। 2013 के बाद 14 क्या कि एक बार और आसान पूछ लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से? जल से। पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली जो समस्त ऑक्सीजन होती है वो जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे जो अपने हरे रंग वाले अंग होते हैं, जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, भूमि से जल लेकर के जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइज प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। ठीक है, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, आगे और भी अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जो है वो सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी, कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? लाल जो है। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का जो प्रभाव वो 3 तरह से होता है। एक प्रखरता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी कह सकते हैं, हिंदी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इंटेंसिटी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ हिंदी में, क्या कहते हैं? प्रखरता। ठीक है, प्रकाश का प्रकार यानी क्वालिटी, फिर उसका ड्यूरेशन, 3 तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अधिक प्रभावकारी होता है वो क्या होता है? रेड कलर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको पता होगा, जिसको नहीं पता, जो बहुत पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा। बस एक याद कर लीजिए, पानी में घुलनशील, भैंस गया पानी में, भैंस BC, भैंस गया पानी में, तो जल में घुलनशील हो गया, यानी वो घुल गया, चला गया, तो BC जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो ADEK है, ADEK है, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। आगे चलते हैं। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है, मतलब ऐसा कौन सा समूह है यौगिकों का जिसको सहायक आहार कारक कहा जाता है? मतलब खाने के साथ साथ उसकी भी जरूरत होती है जो सहायक के रूप में होती है, तो वो होती है विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक कहलाता है। ठीक है, और इसको स्पष्ट करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, आगे चलते हैं, तो तथ्य पढ़ लेते हैं। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलास्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी ज्वाइंट स्क्विड। जुगनू क्या होता है? कीट है। जुगनू देखा होगा, नाइट में निकलता है, बारिश के टाइम में शायद अधिकतर होता है। जुगनू एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। कोबरा सर्प का विष क्या होता है? तंत्रिका विषी। लाल मिर्च तीखी होती है, क्यों? उसमें क्या होता है? कैप्साइसिन होता है। उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लहसुन में जो गंध आता है उसका कारण क्या है? सल्फर यौगिक। कुनैन जो मलेरिया के लिए औषधि प्राप्त होती है वो कहाँ से? आवृतबीजी पादप सिंकोना से। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर, ये जो नाखून होते हैं, ये इसमें क्या निर्मित, किससे निर्मित होते हैं? केराटिन से। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एब्सिसिक अम्ल। हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधा है। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है उसमें क्या हो जाता है? लैक्टोबैसिलस आ जाता है। जैव उपचारण
से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। अफीम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। समुद्री खरपतवार किसका उदाहरण है, मतलब किसका स्रोत है, कहाँ से? आयोडीन से। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है, विटामिन B3 से पेलाग्रा हो जाता है, विटामिन D से वर्णांधता हो जाता है, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। तो यहाँ पे क्या बताना था कि कौन सा सही नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है। तो विटामिन D से क्या वर्णांधता हो जाता है? विटामिन D जो है हम जो धूप से लेते हैं, जो हम लोग सनवास करते हैं, धूप सेकते हैं, तो वहाँ से विटामिन D होता है। तो विटामिन D की कमी से जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसे कहते हैं, रिकेट्स, ना कि वर्णांधता। ठीक है। और विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी कमी से पेलाग्रा या फिर चर्मदाह रोग हो जाता है। क्लियर? फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन D सुखुंडी, अभी पढ़े हैं कि रिकेट्स यानी सूखा रोग तथा ऑस्टियोमेलिसिया हो जाता है। विटामिन C से मसूड़ों से खून आता है, सही है। विटामिन A से गठिया रोग होता है, अभी ऊपर आप पढ़े हो विटामिन A से क्या गठिया रोग होगा? जब ये सुखुंडी होगा, ठीक है, ऑस्टियोमोलियसिस हो जाता है, तब गठिया रोग हो जाता है। विटामिन B1 से, क्योंकि धूप में सॉरी धूप कह रहे हैं, ये ठंडक का समय आ गया है, तो ठंडक के समय में क्या होता है, जो ओल्ड लोग होते हैं, अब ओल्ड क्या, अब तो जो युवा पीढ़ी होती है उसको भी क्या होता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, घुटनों में, गठिया रोगों के जैसे कहते हैं उसको, तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ठंडियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विटामिन A D, ये जो है विटामिन A गठिया, जो C ऑप्शन है गलत है। विटामिन B1 वेरी वेरी ये सही है। ठीक है, तो विटामिन B1 जो उसको थायमिन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सूची फिर मिलाना है यहाँ पे। विटामिन विटामिन K है, विटामिन D है, विटामिन E है, विटामिन C कहाँ से मिलेगा, किस क्या है इसका स्रोत, तो ये देखना है। तो विटामिन K जो है ये अल्फा अल्फा हो जाएगा। विटामिन D की बात करें तो कॉड यकृत तेल से हो जाएगा। विटामिन E की बात करें तो गेहूं भ्रूण तेल, और विटामिन C नींबू। ये तो पता, कुछ ना पता होता है तो डी का बी तो पता, ये जो डी का ऑप्शन 2 है ये तो पता ही होता है, और 2 जगह था तो एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन C जो है ये जल में विलय होता है। ठीक है, B और C मैंने अभी बताया था जल में विलय होता है, तो विटामिन C जल में विलय होता है। ये क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। आगे चलते हैं, कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो विटामिन D हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ मैंने इसको लिया था लेकिन थोड़ा ब्लर हो गया, फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ कि मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो 2 बार विकसित होते हैं। 12 स्थायी चवड़ दंत एक दंतीय होते हैं, मतलब 12 जो वो स्थायी होते हैं। और आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारे मुंह में जो है वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृदंत, एक होता है रदनक, एक होता है प्रचवर्णक और एक होता है चवर्णक। ठीक है, तो जो सबसे दृढ़ भाग होता है हमारे शरीर का वो क्या होता है, वो इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। ठीक है, दंतवल्क जो होता है वो इनेमल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इनेमल। आगे चलते हैं, और यह जो है मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, एक अबंधित और एक अनुबंधित। प्रतिक्रिया के द्वारा हम अपना पैर कांटे पर पड़ने पर मतलब कांटे पर जाए उसके पहले ही क्या कहते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कौन से विटामिन में से कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो B12 यानी साइनो कोबलामिन का महत्वपूर्ण घटक है।
और विटामिन B12 जो है ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि के लिए। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसकी जो कार्यकी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आगे चलते हैं, सूची 1 को 2 में मिलाना। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, हड्डियों में क्या हो जाता है, पहले चलिए जो पता है वो देख लेते हैं। फलों का पकना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एथिलीन, ठीक है। दूध का खट्टा होना, सिरका में क्या होता है, सिरका में एसिटिक एसिड, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना, हाँ। और दूध का खट्टा होना ये लैक्टिक एसिड। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या है, कैल्शियम। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, वैक्स मनुष्य में होती है कितनी, 206, सबको पता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, कहाँ पर, रेटिना पर, यानी इसको अक्षपट हिंदी में कहते हैं। नेत्रदान में जो आंख के जिस हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है वो कौन सा भाग होता है, कार्निया प्लांट किया जाता है, ना कि रेटिना। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। कॉर्निया दान दिया जाता है, रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब मनुष्य का बनता है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है पाया जाता है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, तो कौन सा एंजाइम है, वो है एक मिनट, क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है, क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीनों को क्या कहता है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, ये आप बताइए जल्दी से। पेप्सिन, लैक्टोस, यूरियस, चाइमस, तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन इज द राइट आंसर। प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय में आरंभ होता है। प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ पर, अमाशय में, यानी स्टमक में क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होती है वो प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्ल में क्या करती है, विघटित कर देती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें, सोयाबीन के दानों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, मानव के बाल और नख में कौन सा प्रोटीन होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, केराटिन होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो अंडा अगर खा लीजिए, वैसे सब तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो है सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाने वाला जो तत्व है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व क्या है, वो क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। मानव शरीर में देखा जाए तो 6 तत्व विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो मानव शरीर के भार का अगर देखें 65% वो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है नहीं, अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है। उसके बाद 18% जो है वो कार्बन है, देख लीजिए कार्बन भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या है, हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या आता है आपका, कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑप्शन में है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। तो जो क्रमशः जो है ऑक्सीजन जो है 65%, ठीक, 18% कार्बन है, 18% कार्बन है, और 10% हाइड्रोजन है, 10% हाइड्रोजन, ठीक है, 3% नाइट्रोजन है, 3% नाइट्रोजन, और 1.4% जो है कैल्शियम है। ओके, आगे चलते हैं, किसके चय अपचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है, किसमें है, वसा में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। आगे चलते हैं, भोजन का एक प्रमुख अंग है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, कैसीन के साथ कैरोटीन होता है। मैंने बताया ना पहले ही, कैसीन जो होता है इसके कारण दूध सफेद होता है, लेकिन गाय का दूध हल्का पीला होता है, जिसका कारण है कैरोटीन, ठीक है। और कैरोटीन जो है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र है C40O56। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, क्या है, खाने का सोडा, कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो जो कपड़ा धोने का सोडा है वो पोटेशियम, ये गलत है। कपड़े धोने का सोडा जो मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट था, और खाने का सोडा जो है वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। और हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, मैग्नीज, गंधक। तो ये जो गंधक है ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो जैसे जो मनुष्य होते हैं या अन्य जंतु होते हैं उनके लिए जो है आवश्यक खनिज तत्व मुख्य दो भागों में बांटते हैं। एक दीर्घ पोषक तत्व होता है और एक लघु पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो जो लघु पोषक तत्व होता है उसकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। ठीक, तो जो सूक्ष्म ये जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, गंधक, ये सब दीर्घ श्रेणी में आते हैं। इवन जो लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, ये सब जो है ये सब आपके सूक्ष्म में आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मतलब एक दूसरे से। तो प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। पहले थायरॉक्सिन कर लेते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड हो जाएगा, इंसुलिन अग्नाशय हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, इंसुलिन 2 हो गया, और टेस्टोस्टेरॉन जो है, टेस्टोस्टेरॉन, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेल हार्मोन, ये हो जाएगा मेल हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, WBC है। लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है। इसकी खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। जो AB रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, यानी इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। AB सर्वग्राही होता है, किसी से भी ले सकता है। WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। असंक्राम्यता यानी प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट से है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 मिलीमीटर व 80 होता है। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो पोटेशियम है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ? हैदराबाद में। मानव रक्त की शांतता का कारण है प्लाज्मा में बिम्बाणु। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो एस्ट्रोन है, एस्ट्रोन, ठीक है, ये क्या है? एक फीमेल हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है। ठीक है, यानी कि जो ये मेल हार्मोन एंड्रोजन है उसको एंड्रोस्टेरोन भी कहा जाता है। मेल हार्मोन एंड्रोन जो है इसको एंड्रोस्टेरोन भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। इसका कारण ये है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो गाइस ये यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो कथन एक तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि जो मेलाटोनिन का उत्पादन है ये तीव्र प्रकाश में नहीं होता है। ठीक है, ये तीव्र प्रकाश में नहीं होता क्योंकि मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो निद्रा यानी स्लीपिंग मोड और जागने की क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये केवल नाइट में, केवल रात में निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है? मानव और मस्तिष्क में जो दोनों कानों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है उसी से ये थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में क्या करता है? ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड जो है वो सीधे आंखों से जुड़ी होती है, तो इस ग्रंथि पर प्रकाश और अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी मेलाटोनिन का स्राव स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कारण गलत है और कथन सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है? वानस्पतिक प्रसारण के लिए होता है। गूटी लगाना ये एक क्या होती है? प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन की तकनीक ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका यूज जो है नींबू, संतरा, अमरूद, लीची इन सब के
विकास के लिए किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित किसकी उपस्थिति कारण है? ये 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन पिछले साल। तो ये फिनॉल एंड फ्लेवोनैट्स के उसमें होता है। तुलसी जो एक औषधीय पौधा है, इसमें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइटोरसायन पाए जाते हैं जो अपने जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण क्या होता है, गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर तुलसी के पत्ते जो हैं उनके अर्क में सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल, फ्लेवोनाइड ये सारे पाए जाते हैं। कौन सा सही है चलिए देख लेते हैं। चुकंदर से चीनी बनती है। शहद जो है फ्रक्टोज, और कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो यहाँ पे गाइज जो है चारों 1 2 3 4 सभी सही हैं। चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। पोटेशियम अल्पता संबंधित निम्न रक्तचाप से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? तना, ईस्ट और मशरूम, फफूंद। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिनमें क्या होता है, रक्त संचरण नहीं होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी? पानी होना चाहिए, टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से। शीत भंडारों में फल और साग सब्जियों का अपघटन क्या हो जाता है? लो हो जाता है। हमारे तंत्र में एटीपी जो है ये अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? क्रेब्स चक्र है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास क्या होता है? लगभग 0.007 मिलीमीटर। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीटी यानी डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। यानी डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी भी कहते हैं, कुकर खांसी यानी काली खांसी, और टी से टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फूट मिलाना है। मलेरिया, फाइलेरिया, एंसेफेलाइटिस, ल्यूकीमिया, इन सब को बताना है कौन से किससे संबंधित है। तो ल्यूकीमिया जो है ये बोन मैरो से संबंधित है। ल्यूकेमिया बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से संबंधित है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो इससे रक्त कोशिका से संबंधित है। फाइलेरिया जो है लसिका ग्रंथ से संबंधित है, और एंसेफेलाइटिस जो है ये किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्वप्रतीक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, पामर। सब कुछ नहीं पता है आपको, समझ लीजिए कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक तो पता है अनुवांशिक रोग, क्षय रोग। ये जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, क्षय रोग जो है जिसको टीबी कहते हैं, तो ये क्षय रोग जो है ये क्या अनुवांशिक रोग है? ये अनुवांशिक रोग नहीं है। इसको यक्ष्मा या तपेदिक नाम से जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला क्या है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ये अनुवांशिक रोग नहीं है। आगे चलते हैं। फूट मिलाना है यहाँ पर भी कि कौन सा जो रेडियो समस्थानिक है किसके उपयोग के लिए यूज़ होता है। तो आर्सेनिक 674 जो है ये ट्यूमर के लिए यूज़ होता है, ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के लिए यूज़ होता है। आयोडीन, इससे नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड। ठीक है, और सोडियम जो है 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का कारक है। एवियन फ्लूएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है ये, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। ये क्या होता है? एक संक्रामक रोग है जो मेन रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, बर्ड्स को प्रभावित करता है। और ये मनुष्यों को भी 2 तरह से प्रभावित कर सकता है। कैसे? पहला तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर, दूसरा किसी संक्रमित व्यक्ति में से क्या हो, दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर। और इसके लिए जो औषधि है वो है टैमीफ्लू। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग क्या कहलाएगा? अपारदर्शी हो जाए तो क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोतियाबिंद। क्या कहलाएगा? मोतियाबिंद कहलाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? खसरा, पोलियो, रेबीज, क्षय रोग। अभी मैंने बताया है कि क्षय रोग एक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है ये? एक जीवाणु जनित रोग है, अभी बताया था ना मैं। तो क्या है ये? क्षय रोग। बाकी जो खसरा है, पोलियो, रेबीज है विषाणु जनित रोग है। बाकी टीबी जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? एक स्टेरॉयड है। क्या है? स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक मोम जैसा पदार्थ होता है, वसा का ही रूप है जैसा कि कह सकते हैं, और ये लीवर यानी यकृत में पैदा होता है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो गेरुई जो है गेहूं में पाया जाता है, एकदम सही है।
1 मिनट, एकदम सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला है, ये भी सही है। झूठ कंठ फॉल्स स्मट जौ में पाया जाता है, गलत है। खैरा धान में पाया जाता है, ये सही है। तो झूठ कंठ जो है सॉरी, ये जो फॉल्स क्या लिखा है, फॉल्स स्मट जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, धान की फसल में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी किससे होती है, जिंक की कमी से होती है। किससे, जिंक की कमी से होती है। आगे इबोला वायरस का नाम मिला है किससे, एक नदी के नाम से जो कि अफ्रीकी देश है कांगो, वहाँ के पास स्थित गाँव में है, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन, ओरो बैंक की खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, और आलू टमाटर इसमें भी ये खरपतवार पाया जाता है। आगे चलते हैं हम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका, विटामिन ए का है। गोल्डन चावल विटामिन ए, जो गोल्डन चावल होता है राइस होता है वो ओराइजा सेटाइवा चावल की किस्म है। इसमें आयरन जिंक विटामिन ए जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रचुरता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, चलिए देख लेते हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, सही है। जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। आगे चलते हैं। कौन सा प्रथम सफल क्लोड जानवर है, तो वो कौन सा है, भेड़ है। भेड़ जिसका नाम क्या था, डॉली रखा गया था, और 1996 में स्कॉटलैंड में ये पैदा हुई थी, और फेफड़े की बीमारी के कारण 2003 में इसकी मृत्यु भी हुई थी। विविध में देख लेते हैं। कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो देखने से ही पता चल रहा है कौन सा अधिकतम मतलब क्या ऊर्जा प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट वसा एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हुए रोगों से बचाता है। वसा भी ऊर्जा के संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन, सोयाबीन ज़्यादा लीजिए तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा उसमें मिलती है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। आगे चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या होता है, नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ यौगिक होता है। जब वनस्पति की वृद्धि के लिए क्या होता है, पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और ये उसकी पूर्ति क्या करते हैं, वायु या जल में जो घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। हींग प्राप्त होता है किससे, जड़ों के निष्कर्षण से। आयोग ने इसका आंसर तने और जड़ों के निष्कर्षण दोनों से लिया, लेकिन जड़ों के निष्कर्षण से होता है। आगे चलते हैं। करनाल बंट रोग है किसका, गेहूं फसल का। इसको देख लीजिएगा, मैं भेज दे रही हूँ। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नत्रजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरान रोग रोधकता। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, सभी सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनना, काबुली चना किल्ले निकलना, तंबाकू शेष करता है। तो काबुली चना किल्ले निकलना ये गलत है, ये धान मक्का इन सभी में होता है। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अमरवेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपड़ी जलोद्भिद। घटपड़ी जलोद्भिद जो है ये आपका गलत है, जलोद्भिद गलत है। ये जो घटपड़ी होता है ये कहाँ आता है, ये पहले तो ये ध्यान रखना कि नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये शाक होते हैं, हर्ब होते हैं, और ये जो दलदली इलाका होता है, नमभूमि इलाका होता है, वहाँ पर ये उगते हैं। और जलोद्भिद का मतलब होता है पूर्णतः या अंशतः जल निमग्न पौधा, जो कि ये गलत हो जाएगा। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें, उभयचरों में पाया जाता है। और त्रिकोष्ठी और द्विकक्षीय हृदय किसमें होता है, मछली में द्विकक्षीय होता है। और जो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स, वो पक्षी और स्तनधारियों में होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, क्विनिन, एस्पिरिन। क्विनिन पता होगा आपको, बाकी ये दोनों पता नहीं होगा, लेकिन एक तो नहीं, ये एक तो एकदम अच्छे से पता ना कि एस्पिरिन निश्चेतक के रूप में नहीं बल्कि ये दर्द निवारक के रूप में यूज़ किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गोसामा रेशम जो होता है मकड़ियों द्वारा होता है, एक बार 2017 में पूछा गया, एक 2021 में पूछा गया है, देख लीजिए। समुद्री घास तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयोडीन। ये तो छोटे बच्चे बता देंगे। आगे चलिए। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है, तो ये भिंडी की। हाँ, ये थोड़ा टफ है, भिंडी की प्रजाति सबको नहीं पता होता है। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। आगे चलते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में बताना कौन सा सही है, तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ठीक है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लगानी चाहिए, ठीक है। तो बताइए दोनों सही है, अगर मैंने ठीक कह दिया तो क्या दोनों सही है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन ये सही है, लेकिन गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल लगानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे
नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, फलीदार के फसल के बाद जो है बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये सही है। एक्चुअली होता क्या है, फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतु में हर वर्ष जो है अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि खेत में जो पोषक तत्व होते हैं उनका बेहतर उपयोग किया जा सके, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। नेक्स्ट बताना है कि विचार करना कौन सा सही है। कसकुटा, जिसको अमरवेल कहते हैं, परजीवी अवृद्धि का उदाहरण है, या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये गलत है। यानी कथन सही है, कारण गलत है आपका, ठीक है। कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरवेल कहते हैं, या परजीवी अवृद्धि पौधे का क्या है, उदाहरण है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ईस्ट, किड़वन, कैसीन, दुग्ध, प्रोटीन, एलोवेरा, अवृद्धबीजी, घटपड़ी, परजीवी आवृतबीजी। तो ये क्या है, परजीवी आवृतबीजी पौधे का उदाहरण है। घटपड़ी क्या है, ये नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। तो इसको आप कह सकते हो कौन सा सही सुमेलित है, तो घटपड़ी जो है परजीवी आवृत बीजी, यहाँ लिखा ना, तो ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, ये गलत है। मूंगफली, कौशल सही है। जो सूर्या है ये आम का हो गया, ठीक है, सूर्या जो है ये आम का है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलत है। आम है, पपीता है, आलू है, इन सभी की है। आगे चलते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि अवरोधक के रूप में होता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता के रूप में यूज होता है। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, इसके लिए होता है। आगे चलते हैं, सूची मिलाना है। विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, तो विटामिन जो है कैरोटीन है। एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोटीन कैरोटीन है, मतलब कैराटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए का 2 और बी का 1 जहाँ हो लगा दीजिए, ए का 2, बी का 1 और सी का 4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो कौन सा, साइटोकाइनिन, पहले ही बताया कोशिका विभाजन का काम करता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तो क्या कहते हैं, मानव हार्मोन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, भैंस, भदावरी, भेड़, गिर। तो गिर जो है ये गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, ये भैंस, भदावरी, गाय, सिंधी, बकरी, जमुनापारी, भेड़, थार पारकर। तो भेड़ की नहीं बल्कि ये गाय की ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है कि लीवर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं। बीरबल साहनी, केसी मेहता, पहले तो स्वामीनाथन का मिला लीजिए। स्वामीनाथन हरित क्रांति के हैं, ठीक है। और अगर बीरबल साहनी की बात करें तो जीवाश्म वनस्पति के हैं। मेहता साहब की बात करें, केसी मेहता, तो पादप रोग विज्ञान के हैं। और माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं। बाकी ये देख लीजिए, वर्मी कल्चर अर्थवर्म से संबंधित है। फिलाटेलिस्ट क्या है, डाक टिकट संग्रह है। जनसंख्या एवं मानव जाति के सॉरी महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जनांकिकी पहले वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन क्या कहलाते हैं, पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। एनोस्मिया क्या है, घ्राण संवेदना की कमी को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होता है, कार्डियोलॉजी। आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। डायनासोर्स क्या है, मेसोजोइक युग में है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इसको, ये भी समाप्त होता है। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं वो भी डिस्कस हो चुके हैं, पॉलिटी का हो चुका है, और ज्योग्राफी के दोनों पार्ट हो चुके हैं, और ये साइंस के तीनों पार्ट डिस्कस कर दिए गए हैं। तो आगे हम लोग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि अब 3-4 पार्ट बचे हैं, जो जिसका जैसे इसके बाद आप इन्वायरमेंट जल्दी ही आपका कल परसों में आ जाएगा। सेकेंड आपका फिर बचता है इकोनॉमिक्स, फिर आपका यूपी स्पेशल से संबंधित जो है, उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो सब देख लीजिए, और यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। और उसके बाद क्या होगा, जो अदर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है वो आपके सामने लाया जाएगा। बस मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बस आपका काम क्या है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए, और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हम अपना करते रहेंगे काम, आप भी अपना वर्क करिए, साथ जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।